हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है और मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा जो आपको 100% समझाया जाएगा। यदि आपको कहीं समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख कर बताएं कि यहाँ समझ नहीं आया। मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऐसा सवाल ही नहीं कि मैं पढ़ाऊँगा आपको समझ नहीं आए। चलिए प्यारे छात्रों, इस शानदार वीडियो की ओर जो 1 से 40 तक आपको सॉल्यूशन करूंगा, जो आप इससे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड ऑफिशियल से लिया गया है। जो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन कर रहा है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन ए में दिया है जड़ में, बी पुष्प में, सी तने में, डी फल में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि जनन अंग जो पौधे का होता है पुष्प में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पहला ऑप्शन दिया जंतु में, बी कवक में, सी परजीवी में, डी हरे पौधे में। इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे। ये आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऑफिशियल से लिया गया है, जो आपका इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंसर सी होगा। अब सी क्यों होगा, क्योंकि जब पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है तो वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करती है, तो पौधे का भोजन पत्तियां में बनता है, जिसके पश्चात वह ग्लूकोज क्या होता है आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके पश्चात हमको ऑक्सीजन देता है और थोड़ी बहुत कुछ मात्रा में आपको जल देता है। तो इसलिए इसी की उपस्थिति से हमारा पौधे से CO2 पौधे से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो पहला है जल से, बी है ग्लूकोज से, सी है CO2 से, डी में दिया डिक्टियासोम से। तो इसका राइट आंसर सी होगा। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो पौधा जमीन के जड़ से जल को ग्रहण करता है, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर पत्तियां में पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है, जिसके पश्चात क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिएशन करता है, तो आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को उत्पादित करता है और जल ऊर्जा उत्पादन मतलब थोड़ी बहुत कुछ में जल देता भी है, नहीं भी देता है। तो ये आपका आंसर राइट सी होगा। नेक्स्ट बता रहा है चौथा क्वेश्चन जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ए ऑप्शन दिया है यकृत, बी ऑप्शन दिया अमाशय, सी दिया अग्नाशय, डी दिया है मुंह में। तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। ये जठर ग्रंथियां की 3 तरह की कोशिका होती है, जो भीतीय कोशिका है, अम्लजन कोशिका है, जाइमोजिन कोशिका है। ये नेक्स्ट आपका पांचवा कह रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, पहला ए स्टोमाटा में, बी केंद्रक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है डी नंबर में, कोशिका द्रव में। ठीक है। इस तरह से छठा क्वेश्चन कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो ये है आपका अवायवीय श्वसन। ठीक है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि 6 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अगर सबसे बड़ी की बात बोलता है तो थायराइड ग्रंथि का नाम आता, लेकिन इसमें छोटी ग्रंथि बोला है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन कि पौधे के वायु भाग से जल के ह्रास की क्रिया जो होती है उसको ए ऑप्शन में दिया विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी परागण, डी निषेचन। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करता है ट्रांसपोर्टेशन का। 9वां क्वेश्चन कह रहा है घेघा जो रोग होता है वो किसके कारण पनपता है, तो आयोडीन की कमी से वो पनपता है। ठीक है।
जब आयोडीन की कमी होगा तो थायराइड का क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो उसी से जो हमको बीमारी होता है उसको घेगा रोग कहते हैं, गलकंट्स भी उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। पहला है प्लाज्मा, बी लीफ, सी है सीरम, डी सफेद रक्त कणिका है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है रक्त मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। पहला स्टेथोस्कोप, बी एमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी सिफगुमोमैनोमीटर। आपका राइट आंसर डी होगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोषण की क्रिया पाई जाती है ए जंतु में, बी पौधे में, सी पौधे और जंतु दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पौधे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि वो वायुमंडल से डायरेक्ट क्या करता है, अपना श्वसन के क्रिएशन करने लगता है। ठीक है, तो ये ए ऊंट में नहीं, बी घोड़ा में, डी मानव में नहीं होगा, ये तीनों में जब होगा तो सी होगा तिलचाटा में। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रक्त क्या है। अ पदार्थ है, ब ऊतक है, स कोशिका है कि द इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित ऊतक आ जाता है। तो इस तरह से आपको ऊतक दिया, इसलिए इसका आंसर राइट ऊतक होगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। पहल अ दिया है ल्यूकोप्लास्ट, ब क्लोरोप्लास्ट, स इरोक्रोम, द क्रोमोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा इरोक्रोम। इरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है, वर्ण के कारण। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो उभयलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। वैसा जंतु जो नर और मादा इनवाइडिबल हो, यानी उसका जनक एक ही होता है, उसी को हम कहते हैं उभयलिंग जंतु। तो इसमें हाथी एक लिंगी है, गाय भी एक लिंगी है, कुत्ता भी एक लिंगी है, सब अलग अलग लिंग का होता है। नर मादा इस सब का अलग होता है, लेकिन केचुआ का नर मादा इनवाइडिबल होता है, एक ओनली फॉर एक ही होता है, इसलिए आपका द सही है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। अ वृक्क से, ब फेफड़ा से, स यकृत से, द इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वृक्क से। नेक्स्ट आएंगे 18 में जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं जैव आवर्धन, एटीपी को कहते हैं, एडोसाइन ट्रिफोफास्फेट का इसका फुल फॉर्म होता है, इसलिए आपका राइट आंसर 18 होगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अ अवघटक, ब शाकाहारी, स मांसाहारी, द सर्वाहारी। तो अवघटक जो होता है वो जो अवघटन का काम करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो होता है सड़े गले पदार्थों को अवघटित करता है, इसलिए उसको अवघटन करता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होता है, जिसको ग्रास हॉपर भी कहते हैं। बौद्ध या शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता हम शाकाहारी को कहते हैं, इसलिए आपका आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। इसवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। अ में दिया है कुआं, ब में दिया है नदी, श में दिया है समुद्र, द में दिया है तालाब। तो हम कह सकते हैं कि कुआं के जो पानी होता है भूमि के अंदर से निकाली जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर अ होगा, जो कुआं लिखा हुआ है। ब नदी, तो ये नदी आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि भूमि के ऊपरी सतह पर चलती है, पानी उसकी बहती है। समुद्र भी वैसा ही है,
द तालाब भी आपका ऊपर ही होता है, इसलिए कुआं इसका राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद की लामार्कवाद की डार्विनवाद की सूक्ष्म विकास। तो इसका राइट आंसर सी होगा। एक वैज्ञानिक का एक नाम है ये सब, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 22वां क्वेश्चन कर रहा है, हरे पौधे कहलाते हैं अ उपभोक्ता, ब अपघटक, स उत्पादक, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर स होगा। उपभोक्ता का मतलब जो उत्पादन, मतलब हरे पौधे, उपभोक्ता मतलब खाने वाला होता है, जो कि शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी है। और उत्पादक जो उत्पत्ति करता है, तो हरे पौधे से यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु है, उत्पादक करता है, इसलिए आपका आंसर ए सही होगा। 23वां क्वेश्चन है, अंडू उत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा FS। फॉलिकल सर्किस कुछ करके इसका नाम है, जो मैं फुल फॉर्म इसका मिस्टेकिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपका राइट आंसर FSH होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना इसका फुल फॉर्म अपना बुक अगर पढ़े होंगे तो उसे लिख सकते हैं, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको इसको जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिस्टेक किया हूँ, फॉलिकल सर्कस कुछ करके होता है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, लैग्रेंज की द्विपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो लैग्रेंज की द्विपिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। आयरन का नहीं, मैग्नीशियम का नहीं, क्लोरीन का नहीं, आयोडीन का होना चाहिए। आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका क्लियर हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा न्यूरॉन में। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 से लेकर 1.5 kg का। ठीक है, इसमें आपका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन कह रहा है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त होने वाले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या है। और देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोष कोई है, या वो निकट हो या दूर हो, तो जब वो अपने लेंस माने चश्मा को जब वो लगाएंगे तो केवल उसका निवारण हुआ, लेकिन उसका इमेज का बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि आँख से जो व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो जब किसी व्यक्ति किसी दोष से पीड़ित होता है तो वह आपका का प्रतिबिंब जो बनता है वो नहीं बदलता है, बल्कि उसका थोड़ी सी दूरी और निकट दृष्टि दोष थोड़ा प्रॉब्लम में दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो जब उसको हम क्या करता है, उसको दूर करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं, तो फिर मुझे क्लियर वो दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रतिबिंब बनना बदल जाएगा, नहीं, वही रहेगा। इसलिए वास्तविक और उल्टा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। साइड मिरर का मतलब होता है कि जब गाड़ी हम किसी प्रकार की गाड़ी जब चलती है तो उसके साइड में एक दर्पण लगा रहता है। ठीक है ना, उस दर्पण में पीछे से आ रही वाहन को ड्राइवर चालक जब उसको देखता है तो इमेज उसको स्पष्ट दिखता है, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्र में विस्तार रहता है और उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाने लगता है, इसलिए इसमें उपयुक्त होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बढ़िया समझाया। 30वां क्वेश्चन कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता कैसा है। तो अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को हम फोकस के अंदर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब लेंस के जस्ट उसी साइड बनेगा।
तो आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी मतलब सीधा बनवे करेगा, छोटा भी बनता है, इनमें से सभी होगा। तो अवतल लेंस में ये तीनों बनाता है, इसलिए सही होगा। देखिए अब करेंगे एक ही चीज अवतल लेंस को जो फोकस करना है, आभासी बनेगा, सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा, ये तीनों एक ही चीज दिया गया है, इसलिए आपका आंसर मैंने एक ही जगह पर रखा गया वस्तु का इमेज बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 31वां क्वेश्चन। ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है? तो नॉर्मल है, जूल होता है। आगे नेक्स्ट चलेंगे 32वां क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? अपवर्तन का कि प्रकीर्णन का कि परावर्तन का? इनमें से कोई नहीं, तो प्रकीर्णन का वजह से होता है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन करा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 मीटर की 2.5 सेंटीमीटर की 25 की 2.5 मीटर? इसका राइट आंसर होगा 25 मीटर। 34वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेमी, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो देखिए, तो एक तरह का न्यूमेरिकल सवाल है, तो P बराबर पूछा है तो 1/f होता है इसका फॉर्मूला। तो हम बनाने के लिए 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/0.5 लिखेंगे, दशमलव हटेगा तो 10/5 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 2 मीटर आया, ये भी प्लस आया। तो उत्तल लेंस का फोकस प्लस में होता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है लेंस के जस्ट पीछे बनता है, तो दाहिना साइड में प्लस होता है। नेक्स्ट आएंगे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ऑप्शन अ में दिया है 2, ब में 3, स में 4, ड में 5, तो आपका 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट है 36वां नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पंछाबी पेशियों द्वारा, यही आपका राइट आंसर होगा, पुतली द्वारा नहीं होता है, दृष्टि पटल ये सब नहीं होगा, आरिस के द्वारा होता है। आरिस के घटने बढ़ने के कारण उस फोकस की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। 37वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फोटोग्राफी कैमरा, जो कि कैमरा हम लोग करते हैं, उसका विदृश्य कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की जैसा होता है, मतलब उसमें उत्तल लेंस उपयुक्त होता है। 39वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, मतलब अवतल पर सीधे सीधे जाती है, तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा? जैसे कि यहाँ पर ऐसे अवतल दर्पण बनाया, मोटा मोटी बता रहा हूँ, तो ये अंदर का सतह क्या होती है? परावर्तक होती है। तो हम जब यहाँ वस्तु पर रखेंगे, वस्तु नहीं, सीधे ये इसी पर है, यहाँ पर P है या F है या C है, और सीधे सी जाता है, तो सीधे जाने के बाद अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु होता है, तो दर्पण से आप परावर्तन करेगा, आप उन्हें आपतित करेगा, तो परावर्तन फोकस की दिशा में होगा। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि ये ध्रुव है, ये F है, ये C है, इसी पर जा रहा है सीधे, तो इसका परावर्तन कहाँ होगा? इसी पर वापस लौट जाएगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो ये आपका द सही है, क्योंकि ध्रुव से नहीं हुआ, फोकस से नहीं हुआ, वक्ता कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे, माने एक ही किरण गुजरेगा, तो इसका नहीं होगा कौन सी? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण की, विचलन की, द इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर राइट होगा विचलन, इसे विचलन ही नहीं होगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन मुझे शक है, इसका राइट आंसर विचलन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप इसे देख रहे हैं, अगर कहीं आपको आंसर इसका करेक्ट मिल जाए, तो आप कमेंट में जरूर लिख कर बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको 40 तक क्वेश्चन क्लियर किया। अगर कहीं किसी को इसमें डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैं उसे समझकर फिर दोबारा वीडियो इसका बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको
इस रिम्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त कहीं छूट ना जाए।